वेलकम टू एक्सेल लर्निंग एंड दिस इज मी प्रिया। सो स्टार्ट करते हैं हमारी यूपी पीसीएस के लिए जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज को कवर कर रहे थे घटना चक्र को देखते हुए। एंड पॉलिटी का हमने लेक्चर इसमें स्टार्ट किया था। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ पॉलिटी। लेक्चर 1 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को देख चुके थे। आज हम लोग डीपीएसपीज को कवर करने वाले हैं जो पार्ट 4 में आते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आर्टिकल्स 36 से 51 तक आपका ये कवर करते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कई बार आप देखेंगे ना पार्ट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हैं आर्टिकल्स के उसको भी मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है। पर्पस की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी, यानी आपके डीपीएस की एसपी को आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों किया गया। तो उसका एक सिंपल सा रीजन था फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे तो उसके लिए डीपीएसपी लाया गया था। देन डीपीएसपी के टाइप्स की बात करते हैं। 3 टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये 3 तरीके के आपके डीपीएसपीज होते हैं। ठीक ना, इसको बहुत ज्यादा इलाबोरेटिव फॉर्म में हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले, रीजन बीइंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं है, जितना पूछा है वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी की बात करते हैं। एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना, इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना, सेक्युलर स्टेट को एस्टैब्लिश करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक, कहीं पर भी रिलीजियस स्टेट बनाना ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो ये अलग हो जाएगा। देन डीपीएसपी पे आते हैं। प्रिंसिपल स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड प्रोविजंस इन दीज एंड दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। अगर आप देखेंगे तो क्या है ये, बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी होती है कंट्री की उसके लिए पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स को सेट करता है कि किस तरीके से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे क्या प्रोविजंस होने चाहिए जो आपके नॉट एनफोर्सेबल, ये एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप इनके लिए नहीं जा सकते हो। ठीक। इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉ बाय स्टेट, यानी आपका लॉ, आपका स्टेट, आपका राज्य कैसा कानून बना रहा है उस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, वो डीपीएसपी की लाइट में बनाया जाएगा। डीपीएसपी कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जस्टिसेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट नहीं जा सकते। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका 2 जगह मेंशन है, एक आपका डीपीएसपी में, दूसरा आपका प्रीएम्बल में, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं डीपीएसपी में डू नॉट। ये देखने के लिए बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इट्स बिग पॉइंट है ना। अभी ये तो पढ़ते पढ़ते आपको ये समराइज कर दिया गया बट हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रीएम्बल में भी आपकी वेलफेयर स्टेट की बात की गई है ना आपके डीपीएसपी में भी की गई है। ठीक है। देन आते हैं डीपीएसपी। डू नॉट कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, यानी किसी स्टेट का जो फंक्शन होता है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का उस पर किसी तरीके से कोई लिमिटेशन, कोई रोक नहीं लगाता है। बट फंडामेंटल राइट ऐसा करता है, यानी फंडामेंटल राइट अगर आपके इन दोनों के फंक्शन से कहीं ना कहीं अब्रिज हो रहे हैं तो वो उस पर लिमिट कर देता है। फिर आते हैं, ये कहां से लिया गया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी की बात करते हैं। फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ कंट्री, आपका फंडामेंटल है बहुत ज्यादा किसके लिए, गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए। फिर आते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका डीपीएसपी 39D में दिया गया, बहुत बार एग्जाम में आया है तो उसको एकदम रट जाइएगा कि 39 में 39 के क्लॉज डी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया है। और इसी के बाद में जब ये बन गया है तो उसके बाद में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया था। ठीक है, कि अगर एक काम है उसके लिए एक वुमेन एक मैन काम कर रहा है तो दोनों की तनख्वाह बराबर होगी। ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आता, किसमें आता है, डीपीएसपी में। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। फिर आता है पार्ट 4, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये डीपीएसपी के लिए होता है। आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज सिस्टम। आपको पता है पंचायती राज यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आपकी गांधी जी बहुत ज्यादा एडवोकेट करते थे। ठीक है, वो बेसिक क्या चाहते थे कि अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो विलेज लेवल पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पंचायती राज ही अगर किसमें आएगा, कौन से प्रिंसिपल में आएगा, गांधीयन में आएगा। ठीक है, सो इजी ना, तो बस लिंक करते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, इट वुड बी इजी नाउ। फिर आते हैं आपके बाकी ऑप्शंस क्या देते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हमको पता है, फंडामेंटल राइट 18 में आता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्डहुड बिटवीन एज 6 to 14 एज, ये फंडामेंटल ड्यूटी आता है। एंड अगर आप बात करेंगे इंडियन भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपका यूनियन टेरिटरीज के उसमें आता है कि जो आपका यूटी है, मतलब पर्टिकुलर इंडियन की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिफाइन होता है। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग आपके डीपीएसपी के बारे में। देन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 48 किसके रिगार्डिंग है, प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज, यानी गांव की हत्या के लिए बेसिकली प्रोहिबिट करना, आर्टिकल 48। देन 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट करना। 41 राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंस है। सर्टेन केसेस में आपको काम करने का अधिकार, पढ़ने का और पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार दिया जाता है, ये 41 में आता है। 44 वी ऑल नो, ठीक है, 4 से ध्यान रखना, सीसी आता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है इंडिया का जहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। जिसको नहीं पता उसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर अभी आप देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है, तो रिलीजियस या इस तरीके के जो भी आपकी इथोस होते हैं उसको गवर्न करने
आने वाले एक्ट अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रहता है, इसको यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करना, यूनिफॉर्म कोड लेके आना, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। प्रेजेंटली इंडिया में कौन से स्टेट में देखने को मिल रहा है बताइए। 48 पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 क्या करता है, जिसमें आपका स्लॉटर ऑफ काउज है वही आपका डील करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 39A पे आते हैं, डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देख चुके हैं। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी सबके लिए बराबर का न्याय और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना हमारा काम है। फिर एमनरेगा पे आते हैं, प्रोवाइड मिनिमम 100 डेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आपका एलिजिबल हाउस होल्ड है, गाँव की बात करें कहीं पर भी, एक परिवार है, उस परिवार में अगर कोई इंसान काम करना चाहता है तो कम से कम एक इंसान को हम लोग 1 साल के अंदर में पर ईयर 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एमनरेगा में आता है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर में आता है, ठीक है। और किसको फॉलो करता है, डीपीएसपी को, क्योंकि डीपीएसपी आपका देता है कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना, तो ये डीपीएसपी के अंदर में फॉलो करते हैं, एमनरेगा लाया गया था। फिर आते हैं 51 पे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 50 में हमने जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव देखा था, यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आएगा, डीपीएसपी है। 43 है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद में एक्ट किया गया था कि जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होता है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48 में हमने देखा था एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटर ऑफ काइज। और 48A में क्या आएगा, हम अपने एनवायरमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। फिर आता है डील्स विद, जो आपका 41 है। अब जब हम इंटरनेशनल पीस की बात करें सिक्योरिटी की, तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की 51 में ही आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पीस सिक्योरिटी डायरेक्टली पूछ रहा है तो ठीक है, अगर इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है कि फॉरेन पॉलिसी किस में आती है तो 51 में आएगा। देन नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, इसके तहत कौन कौन से एक्ट आपके इंक्लूड किए गए, कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए। 39 का एफ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, एनी बेसिकली किसी भी कोई भी यंग है किसके थ्रू, एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे आपको चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड देन 43 है, ये भी हम देख चुके हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 39D ऑलरेडी हम देख चुके हैं, किसमें आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंड इसके लिए हमने क्या देखा था, इक्वल रीरिम्यूनरेशन एक्ट आपका आया था, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, किसको, देखिए, एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन के लिए, ट्राइबल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है, कि इनके प्रति हमको बेसिकली क्या नहीं करना है, किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। 47 पे आते हैं, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी जैसे आपका अल्कोहल वगैरह हो गया, उसको बेसिकली प्रोहिबिट करने का काम करेगा। अब सोचिए अगर ये इन्फोर्सेबल होते कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स की तरह, तो लिकर की सेल के लिए आप सरकार के पास जा सकते थे कि इसको पूरी तरीके से बैन कर दीजिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ये आपके डीपीएसपीज में आते हैं। स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी बेसिकली अगर आप देखेंगे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए, तब वो इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बेसिकली क्या करने के लिए, प्रोहिबिट करने के काम कर सकते हैं। सो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इसको प्रोहिबिट करने का काम करना है, बट वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो बाध्य है करने के लिए, बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर ये। फिर 48 काउ प्रोटेक्शन, स्लॉटिंग हमने मना की थी। 48 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वी हैव ऑलरेडी सीन। 51 एज की बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, यानी कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करेगा और इंप्रूव करेगा अपने नेचुरल एनवायरमेंट को। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके ऑप्शन देखिए पूछा गया था कौन सा डीपीएसपी है कौन सा नहीं है, तो 51A जी वैसे भी ध्यान रखिएगा नहीं आएगा, क्योंकि 51A के बाद में ABCD जो भी आता है ना, दीज आर ऑल अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अभी हम इसके बाद कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। बहुत इजी है, डीपीएसपी आपके एनफोर्सेबल नहीं होते, आप कोर्ट नहीं जा सकते इनको एनफोर्स कराने के लिए, बट फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड। यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कहीं पर भी छीना जा रहा है या कोई ऐसा लॉ आया है जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रहा है, तो दैट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। मैंने आपको पहले भी कहा बहुत बार नहीं पूछा गया है, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स को पूछा गया, उसको हम देख लेते हैं, बाकी तो थोड़ा बहुत हम डिमांड कर देंगे। पंचायत आता है 47, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम लोगों का जो न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे। दूसरा, काओ के स्लॉटर को खत्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो उसको रोकेंगे। फिर आते हैं डीपीएसपी, साइलेंट ऑन एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में पूरी तरीके से साइलेंट है ये, ठीक। पार्ट 4 की बात करते हैं, यानी एजुकेशन की बात करते हैं बट एडल्ट की नहीं, ठीक है। पार्ट 4 की बात करते हैं, 39 है, फ्री लीगल एड देता है। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ठीक है। लिविंग वेज क्या होता है ना, जनरल वेज से अलग होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना जीवन निर्वाह करते हुए आपके जो बाकी बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सके, तो उसका एवरेज रहता है, दैट इज लिविंग वेज। तो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसको, चिल्ड्रन को जो आपके 6 साल से कम होते हैं उनको प्रोवाइड करें, आर्टिकल 45 में आता है। दूसरा 39A की बात करते हैं, 46
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जितने भी आर्टिकल्स को ऐड किया गया, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वापस आते हैं आर्टिकल 350 ये क्या करता है, डायरेक्ट्स एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। यानी स्पेशली जो आपके ऐसे चिल्ड्रन हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन को उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में प्रोवाइड कराने के लिए लोकल अथॉरिटीज को डायरेक्ट करता है आपका आर्टिकल 350 है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर में नहीं आता है, तो ये इसको ऐड करके दिया गया था। नाउ 47 पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। लेट मी शो यू अगेन, कहाँ गया आपका ये पार्ट था ना, होल्ड ऑन, दिस इज इट, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स 47, और इसी में आपका अल्कोहल भी आ जाता है। फिर डीपीएसपी की बात करते हैं, इज अगर आप देखेंगे चेक पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस बाय केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा था, ये चेक तो है लेकिन कब पे किया जाएगा, जब बैंक की कन्वीनियंस होगी, यानी स्टेट की जब कन्वीनियंस होगी तभी ये चेक आपको पे किया जाएगा। ये डीपीएसपी है ना, इसीलिए जैसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, मान लीजिए बिहार में क्या हो गया, बैन हो गया, तो वो स्टेट का कन्वीनियंस था कि वो बैन कर सकते थे, तो उन्होंने किया, तो ऐसा चेक है जो अपनी कन्वीनियंस पे पे किया जाएगा। फिर आते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया था, ये किसको प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए किया गया था, डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए किया गया था। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एंड स्टेट की बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों कर सकते हैं, तो इन दोनों पे लॉ बनाने का अधिकार, आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाने का अधिकार तभी दोनों को प्रोवाइड होगा जब वो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। आपको पता है आपके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, ठीक है, वन इज स्टेट लिस्ट, दूसरा आपका क्या होता है सेंट्रल लिस्ट, एंड थर्ड इज आपका कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर पे सेंटर सब्जेक्ट बनाता है, स्टेट लिस्ट जैसे पुलिस हो गया उसमें पुलिस स्टेट सब्जेक्ट बनाएगा, कॉन्करेंट पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपके लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, बोथ एम्पावर टू मेक लॉज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया। यानी अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को हटाते हुए इन्फेंट्स और माइनर्स से रिलेटेड जो भी आपका लॉ होता है वो दोनों ही आपके ऊपर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सो दिस इज इट, ये आपका डीपीएसपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ज्यादा इसके बाहर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेट मी टेल यू, क्योंकि पीवाईक्यूज हैं, बहुत ज्यादा रिवाइज होते हैं। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो एलिमिनेशन हालांकि बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, बट आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मत वेस्ट करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वी वुड ट्राई, छोटा सा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।